ये स्टोरी पसंद आई तो कमेंट जरूर लिखना और अगले एपिसोड्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 65% बंदे ऐसे हैं जो स्टोरी तो सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। जिस क्षण वो चट्टान से कूदा, उसने तुरंत अपने हाथों से कुछ अजीबोगरीब साइन बनाए। अगले ही पल एक हवा के झोंके के साथ उसका शरीर हवा में तैरने लगा। मैं उड़ सकता हूं, मैं उड़ सकता हूं। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने हवा में उड़ते हुए कुछ चक्कर लगाए। उसके ऊपर असीम आकाश और नीचे विशाल भूमि और झिलमिल झिलमिल रोशनी में चमकता हुआ पूरा गुड़गांव शहर था। आकाश में किसी परिंदे की तरह उड़ने की भावना ने उसे प्रफुल्लित कर दिया था। वो पूरी गति से शहर की ओर उड़ गया और एक गगनचुंबी इमारत की चोटी पर उतरा। वो अपने नीचे के शहर को देखकर बेफिक्र महसूस कर रहा था। वो खुशी से चिल्लाना चाहता था। उसने अपने पैरों को आगे बढ़ाया और एक ऊंची छलांग के साथ हवा में तैरते हुए लगभग 100 मीटर दूर एक और गगनचुंबी इमारत की छत पर पहुंचा। फिर उसने एक इमारत की छत से दूसरी इमारत की छत पर कूदना शुरू कर दिया। उसी समय बहुत दूर एक अपार्टमेंट में एक मोटे आदमी ने कपड़े धोने के लिए अपनी बालकनी का दरवाजा खोला। उसे थोड़ी नींद आ रही थी और बार बार उबासी ले रहा था। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि उसकी बिल्डिंग से कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर एक परछाई आसमान में उड़ रही थी। उसे देख वो हैरानी में चिल्लाया, अबे यार, ये क्या बला है? इतना बड़ा पक्षी तो मैंने फिल्मों में भी उड़ते नहीं देखा। ओह, एक मिनट, मुझे वो किसी इंसान की तरह क्यों लग रहा है? हाँ, लगता है आज सुबह से ज्यादा वीडियो गेम खेलने के चक्कर में ये हो रहा है। भला एक इंसान कैसे उड़ सकता है? उसने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और जबड़ा खुलकर नीचे लटक गया। उसके हाथों से कपड़े धोने का सामान छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया। ओह माय गॉड, क्या मैं नरक में हूं? नहीं, मैं तो अपनी बिल्डिंग की 16वीं मंजिल पर हूं। वो चिल्लाया, राक्षस, भूत या सुपरमैन? वो कुछ सेकंड के लिए चकरा गया, फिर वो अंदर भागा और चिल्लाया, हे बेब्स, जल्दी बाहर आओ, यहाँ एक सुपरमैन है। बेशक विजय ने यह सब सुना। वो लगभग खिलखिलाकर हंसने लगा। वो ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वापस ब्लूबेल फुटहिल और अपने विला में वापस चला गया। तब तक रात के 1-2 बज चुके थे। फिर उसने औषधि की कुछ और बोतलें बनाई। फिर सोने से पहले कुछ तालिस्मानी मंत्रों और ताबीज बनाने वाले मंत्रों का अध्ययन किया। सुबह के वक्त एक छोटी सी 3 व्हीलर बाइक हवा की तरह शहर के दक्षिण में बाजार की ओर बढ़ रही थी। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए थे। 5 दिन पहले मणिपुर चक्र के मध्य चरण में पहुंचने के बाद विजय ने कई अलग अलग जादू टोना मंत्रों के साथ साथ कुछ निम्न स्तरीय मौलिक मंत्रों का अध्ययन किया था। इनमें से उसने अभी तक किसी भी तकनीक पर महारत तो हासिल नहीं की थी, लेकिन उसने तत्वों पर कुछ तो पकड़ बना ली थी। तालिस्मानी तकनीकों में उसने मंत्र लिखने में महारत हासिल कर ली थी। अब वो ताबीज बनाने में सक्षम था, इसीलिए वो इस वक्त ताबीज बनाने के लिए कुछ जेड मोतियां खरीदने बाजार में जा रहा था। 2 प्रकार के ताबीज होते थे, कागज और जेड। कागज के ताबीज आमतौर पर पीले कागज पर लिखे जाते थे, हालांकि उनका प्रभाव कम पड़ता था। उच्च गुणवत्ता वाले कागज के ताबीज के लिए एक विशेष प्रकार के कागज की आवश्यकता होती थी, जो विजय के पास नहीं था। इसलिए उसके पास एकमात्र अन्य विकल्प जेड ताबीज बचा था। इन 5 दिनों में कई घटनाएं घटी थीं। पहली, पापड़ा गांव में वृक्षारोपण की स्थापना की प्रगति स्मूथली चल रही थी। निर्माण समिति ने ग्राम परिषद के साथ परियोजना के विवरण को अंतिम रूप दे दिया था। दूसरी, ऊबड़ खाबड़ सड़क पर भी कुछ दिन बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली थी। एक बार सड़क बनने के बाद वृक्षारोपण के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करना अगला कदम था। तीसरी घटना प्रिंसिपल मिश्रा के बारे में थी। 2 दिन पहले मिस्टर सोहम ने उसे प्रिंसिपल मिश्रा के बारे में बात करने के लिए फोन किया था। प्रिंसिपल मिश्रा तनवीर का पिता था। उसका पूरा नाम विनोद मिश्रा था और वो मेवात मॉडल स्कूल का प्रिंसिपल था। 2 हफ्ते पहले तनवीर ने विजय को फंसाया था। उस वक्त सोहम ने विजय से वादा किया था कि वो प्रिंसिपल मिश्रा से उसका बदला लेकर रहेगा। प्रिंसिपल मिश्रा की कोई अच्छी छवि नहीं थी। सोहम ने उसके कच्चे चिट्ठे को खोलने के लिए कुछ आदमियों को उसके पीछे लगा रखा था। कल ही सोहम को उसके बारे में कुछ खबर मिली थी। वो न केवल रिश्वत लेता था, बल्कि उसके नाबालिगों के साथ कुछ अभद्र संबंध भी थे।
सोहम ने विजय से कहा था कि वो अगले कुछ दिनों में इस जानकारी को पूरे शहर में फैला देगा ताकि विनोद मिश्रा को अपने कुकर्मों की कीमत चुकानी पड़े। जहां तक राघव बत्रा की बात थी, वो कहीं नहीं मिला। पुलिस ने अनुमान लगाया था कि वो नूह जिले से भाग चुका था। विजय सबसे ज्यादा राघव बत्रा के बारे में ही चिंतित था। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक वो उसके लिए गले का एक कांटा बना रहेगा। वो 20 मिनट से भी कम समय में जेड बाजार पहुंच गया था। जेड बाजार में कई अलग अलग दुकानों पर विभिन्न प्रकार के जेड आइटम बेचे जाते थे। ये सभी आइटम्स डिस्प्ले लाइट्स के नीचे चमकते हुए ग्लासेस के अंदर रखे हुए थे। विजय को पता था कि यहाँ सभी आइटम्स की क्वालिटी पूरी तरह से सुसंगत नहीं थी। अगर उसने ध्यान से नहीं देखा तो नकली जेड खरीदे जाने का भी चांस था। इसके अलावा वो पहले से ही किसी आइटम में तब्दील जेड को नहीं देख रहा था, बल्कि ताबीज बनाने के लिए असंसाधित जेड अयस्क की तलाश कर रहा था। उसने कई अलग अलग दुकानों पर देखा, लेकिन उसे अनरिफाइंड जेड कहीं नहीं मिला। इसके बाद वो एक स्टोन गैम्बलिंग स्टोर पर पहुंचा। विजय ने पहले भी स्टोन गैम्बलिंग स्टोर से रिलेटेड कई कहावतें सुनी थीं, जैसे कि एक कट अमीर को गरीब बना सकता था और एक देवता भी 1 इंच पत्थर के पीछे नहीं देख सकता था। उसे स्टोन गैम्बलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो अपने अकाउंट में मौजूद 30 लाख रुपए के साथ कुछ अनरिफाइंड जेड तो हासिल कर ही लेगा। स्टोन गैम्बलिंग स्टोर बाहर से देखे जाने पर साधारण सा लग रहा था, लेकिन जब उसने अंदर कदम रखा तो वो हैरान रह गया। स्टोन गैम्बलिंग स्टोर अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा था। चकाचौंध करने वाली लाइटों के बीच कई ग्लासेस की बड़ी बड़ी टेबलों पर पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। पत्थरों के ढेर में विभिन्न रंगों और आकारों के पत्थर थे। कुछ लोग उन पत्थरों के ढेर के सामने खड़े थे। वो सभी ध्यान से पत्थरों की जांच कर रहे थे। विजय को अंदर आते देख एक ऊंचे कद की लड़की ने अपना सिर उठाया, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसके भावों के देख समझा जा सकता था कि वो क्या सोच रही होगी। उसको नहीं लग रहा था कि यह लड़का जो अभी अभी स्टोर में अंदर आया अमीर हो सकता था। हालांकि उसे हर तरह के लोगों को स्टोन गैम्बलिंग स्टोर में आते देखने की आदत थी, चाहे वो अमीर हों या गरीब। जब वो आगे बढ़ रही थी तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वेलकम सर, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपकी स्टोन बाइंग लिमिट्स कितनी हैं? विजय ने बात कर रही लड़की को देखा और अगले ही पल वो हैरान रह गया। वो लड़की कम से कम 30 साल की होगी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही लंबी थी। वो सुंदर थी और एक ट्रेंडी सूट पहनी हुई थी। उसे देखने पर एक अलग ही ताजगी महसूस हो रही थी। मुझे पहले चारों ओर देखना है, विजय ने कहा। वो लड़की हैरान रह गई। यह लड़का शायद वो सिर्फ यहाँ घूमने आया होगा। हाँ, ऐसा ही होगा, वरना इस लड़के की उम्र और हालत देख मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ कुछ खरीद भी सकता है और उसे स्टोन गैम्बलिंग के बारे में कुछ नॉलेज भी होगी, उसने खुद से सोचा। विजय उसको ऐसे ही हैरान छोड़ पत्थरों के ढेर की ओर आगे बढ़ गया। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद उसे पत्थरों के बारे में कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन तभी उसकी भौहें फड़क उठीं और उसे एक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे प्राचीन आइटम्स पर ऊर्जा की एक परत छड़ी हुई थी, इन जेड पत्थरों में भी कुछ ऐसा ही हो? क्या विजय पता लगा पाएगा इन जेड पत्थरों के पीछे का राज? आखिर वो किस तरह का ताबीज बनाने वाले था जिसके लिए वो जेड आइटम्स खरीदने आया था? आखिर क्या होगा विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ द हॉरर हंटर पर। विजय को उन पत्थरों को छू कर देखने का विचार आया ताकि उनके अंदर बहने वाली ऊर्जा के प्रवाह को महसूस किया जा सके। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक कच्चे पत्थर को ध्यान से छुआ और उस पत्थर के भीतर बहने वाली ऊर्जा को महसूस करने लगा। लेकिन उस पत्थर के अंदर बहने वाली ऊर्जा का प्रवाह बहुत कम था। उसने दूसरे पत्थर को उठाया और उसमें भी ऊर्जा का प्रवाह महसूस करने लगा, लेकिन दूसरे पत्थर में भी ऊर्जा का प्रवाह बहुत कम था। ऐसे ही उसने कुछ और पत्थरों को छुआ और उनके अंदर बहने वाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। उसने पाया कि सभी पत्थरों के अंदर बहने वाली ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग था। विजय को नहीं पता था कि पत्थर के अंदर बहने वाली ऊर्जा का हाई क्वालिटी वाले जेड से कुछ लेना देना है या नहीं। एंटीक आइटम्स में ऊर्जा की एक मजबूत आभा का मतलब था कि वस्तु पुरानी थी, लेकिन जेड अलग था। इसे एक आध्यात्मिक वस्तु माना जाता था
इसलिए वो बस अपने सामान्य तर्क का उपयोग नहीं कर सकता था। वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर एक एक करके सभी पत्थरों को छूने का फैसला किया। उसकी हरकतों ने गैम्बलिंग स्टोर में मौजूद कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वो उसे अजीब तरह से देख रहे थे। वो सिर्फ एक अनाड़ी लड़का है। उन सभी के दिमाग में यही बात चल रही थी। कुछ देर बाद विजय एक पत्थर के सामने खड़ा हो गया। यह पत्थर लगभग 2 फीट लंबा और उतना ही चौड़ा था और अन्य पत्थरों की तुलना में कई गुना बड़ा था। उसकी कीमत 3 मिलियन रुपीस थी, मतलब 30 लाख रुपए। उसने वहां मौजूद लगभग सभी पत्थरों को छू कर देखा था, लेकिन उन सभी की तुलना में इस पत्थर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक था। विजय ने जब उसकी कीमत देखी तो वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। उसके बैंक अकाउंट में केवल 32 लाख रुपए बचे थे। अगर उसने इस चट्टान के टुकड़े को खरीदा तो वो फिर से गरीब हो जाएगा। हालांकि अगर इस चट्टान के टुकड़े में सच में कोई जेड हुआ तो वो काफी बड़ा होना चाहिए था। काफी देर तक उसने अपने मन में इस पर विचार किया और उसे खरीदने का निर्णय लिया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा जुआ था। समझदार लोग कभी इतने बड़े चट्टान के टुकड़े को नहीं खरीदते, क्योंकि उसकी कीमत बहुत अधिक थी। भले ही वो इसे खरीदने का दम रखते हों, लेकिन वो कभी भी इतने बड़े टुकड़े पर जुआ नहीं खेलते। विजय को चट्टान के उस टुकड़े के सामने खड़ा देख कई लोग हैरान थे। फिर वो हंसे और उसे एक अनाड़ी समझकर इग्नोर कर दिया। विजय ने सिर हिलाया और अचानक अपना मुंह खोला। उसने अपने सामने के पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, मुझे यह चट्टान का टुकड़ा चाहिए। गैम्बलिंग स्टोर में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वो होश में आए और आश्चर्य में चिल्लाने लगे, हे भगवान, क्या वो लड़का पागल है जो इस पत्थर पर 30 लाख रुपए का जुआ खेल रहा है? वो लंबी लड़की जिसने विजय का स्टोर में स्वागत किया था, वो भी दंग रह गई। उसकी आंखें हैरानी में चौड़ी चौड़ी हो गई थीं। अपने सामने खड़े छोटे लड़के की बात उसे हास्यास्पद लग रही थी। यह सिर्फ कोई सामान्य पत्थर नहीं था, उसकी कीमत 30 लाख रुपए थी। यह चट्टान का टुकड़ा उनके स्टोर में कई सालों से था, लेकिन आज तक उसे खरीदने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। दूसरी बात जिसने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया था वो यह थी कि उसके सामने खड़ा लड़का कहीं से भी अमीर व्यक्ति नहीं लग रहा था। फिर वो इसे खरीदना अफोर्ड कैसे कर सकता था? वो बहुत देर बाद अपनी हैरानी से बाहर निकली, फिर दौड़ते हुए विजय के पास गई और हिचकिचाते हुए बोली, क्या आपको यकीन है कि आप इसे खरीदना चाहते हैं? विजय ने सिर हिलाया और जवाब दिया, क्यों? आपको नहीं लगता कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं? फिर उसने अपना डेबिट कार्ड निकाला और उसे दे दिया। विश्वास ना हो तो देख लीजिए। वो लंबी लड़की कार्ड लेने में हिचकिचा रही थी। जब उसने उसके हाथ से कार्ड लिया तो उसके साथ गैम्बलिंग स्टोर में मौजूद अन्य लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि विजय सच में इसे खरीद सकता है। उन सभी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि उस जैसे साधारण से दिखने वाले लड़के के पास 30 लाख रुपए कैसे हो सकते थे। मुझे लगता है कि वो एक नकली कार्ड है, कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। वो लड़की स्वाइप मशीन के पास गई और कार्ड को स्वाइप किया। फिर विजय ने अपना पिन डाला। जब उसने उसके अकाउंट का बैलेंस देखा तो उसकी आंखें घूम गईं। ओह माय गॉड, इसके पास सच में 30 लाख रुपए हैं। उसने सोचा कि यह लड़का जरूर किसी रिच फैमिली से होगा, वरना इतनी कम उम्र में उसके पास 30 लाख रुपए कैसे हो सकते थे? इसका एक ही मतलब हो सकता था कि उसके मां बाप अमीर होंगे। उसका रवैया तुरंत बदल गया। विजय के प्रति वो अब आतिथ्यशील और सम्मानित बन गई। अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे कि उस बच्चे के अकाउंट में सच में 30 लाख रुपए थे। अपना कार्ड वापस लेने के बाद विजय उस चट्टान के टुकड़े को स्टोन कटर के पास ले गया। उसके पीछे पीछे स्टोर में मौजूद बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। उन सभी के चेहरे प्रत्याशा और बेचैनी से भरे हुए थे। स्टोन कटर ने कुछ समय के लिए उस चट्टान का निरीक्षण किया, फिर चट्टान के एक कोने में एक छोटा सा कट करने के लिए अपने स्टोन कटिंग टूल्स को निकाला। उसने बड़ी सावधानी से उसमें एक कट लगाया। सभी लोग देखने के लिए आगे बढ़े और वो हैरान रह गए। चट्टान के टुकड़े में लगे उस छोटे से कट के माध्यम से एक गहरा हरा रंग देखा जा सकता था। यह कोई सिंपल जेड का हरा रंग नहीं था, बल्कि यह एक शुद्ध समान हरे रंग की गहरी शेड थी। उसका सरफेस एक मिरर की तरह चमक रहा था और उसके अंदरूनी हिस्से में अशुद्धियों से मुक्त एक ट्रांसपेरेंट जेड था। ओ, यह इंपीरियल जेड है। सब लोग थरथराती हुई आवाज में उसे देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इंपीरियल जेड एक टॉप ग्रेड जेड था। यह केवल इंपीरियल जेड नहीं है,
इस ट्रांसपेरेंट चमक को देखो, ये ग्लास टाइप जेड है। किसी ने उत्साह से चिल्लाया, ग्लास टाइप इंपीरियल जेड। वो लड़की पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इंपीरियल जेड सभी जेड टाइप्स में टॉप पर माना जाता था। एक कच्चे पत्थर में 2 प्रकार की विशेषताओं के साथ विजय के लिए यह एक जैकपॉट लगने जैसा था। नीलामी में इसकी एक खगोलीय कीमत मिल सकती थी। उस समय सब लोग पागल हो गए। अरे छोटे भाई, मुझे यह चट्टान बेच दो, मैं 50 लाख देने को तैयार हूं। पप्पी, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम्हें लगता है कि इस छोटे दोस्त को जेड के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम उसे आसानी से धोखा दे दोगे। इसकी 50 लाख बहुत कम कीमत है। छोटे भाई, मैं 80 लाख देने के लिए तैयार हूं। भीड़ में मौजूद लोग आपस में बहस करने लगे और सब अपनी अपनी कीमत बताने लगे। विजय हैरान रह गया। वो जेड बाजार को अच्छी तरह से नहीं जानता था। हालांकि उसने जेड बाजार आने से पहले इंटरनेट पर रिसर्च की थी और जानता था कि इंपीरियल जेड एक टॉप ग्रेड जेड था। उसे एक ही बाजी में जैकपॉट लगने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, लगता है भाग्य मेरा साथ दे रहा है, उसने अपने मन में सोचा। फिर उसने सोचा कि एक कच्चे पत्थर में जितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह होगा, उतने ही अधिक चांस उसमें से टॉप ग्रेड जेड निकलने के होंगे। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जेड एक आध्यात्मिक पदार्थ है, तो वो अपने अंदर धरती और स्वर्गीय ऊर्जा अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता होगा। एक जेड की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, उतना ही उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी। चट्टान के टुकड़े से निकलने वाले इंपीरियल जेड को देख वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा। विजय अपने आसपास के लोगों द्वारा लगाई जा रही बोली सुन मुस्कुराए जा रहा था। वास्तव में जेड को पूरी तरह से उजागर किए बिना कोई भी विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता था कि अंदर का जेड एक ग्लास टाइप इंपीरियल जेड था या नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग इसे ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए तैयार थे, क्योंकि यही तो स्टोन गैम्बलिंग थी। अगर उसमें एक बड़ा और टॉप ग्रेड जेड निकलता तो उनके लिए यह एक जैकपॉट लगने जैसा हो सकता था। फिर उनकी लगाई कीमत से दुगनी कीमत पर वो इसे बेच सकते थे। इसके अलावा स्टोन गैम्बलिंग की एक दूसरी कहावत भी थी, अगर पत्थर का एक कट जिंदगी बदल सकता था तो दूसरा कट जिंदगी बर्बाद भी कर सकता था। इसका सीधा मतलब था कि अगर पत्थर पर एक कट लगाने के बाद कोई टॉप ग्रेड जेड दिखता है तो दूसरा कट लगाने पर उसमें एक साधारण पत्थर का टुकड़ा भी निकल सकता था। क्या विजय इस चट्टान के टुकड़े को कुछ लाख रुपए के प्रॉफिट पर बेच देगा, या फिर वो दूसरा कट लगवाएगा ताकि प्रॉफिट डबल किया जा सके? आखिर क्या मोड़ आएगा स्टोन गैम्बलिंग स्टोर के इस दिलचस्प पड़ाव में? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। इसका सीधा मतलब था कि अगर पत्थर पर एक कट लगाने के बाद कोई टॉप ग्रेड जेड दिखता है तो दूसरा कट लगाने पर उसमें एक साधारण पत्थर का टुकड़ा भी निकल सकता था। वहां मौजूद लोगों ने उस पत्थर की कीमत 80 लाख रुपए तक पहुंचा दी थी। 30 लाख से 80 लाख यह एक प्रॉफिटेबल डील थी, लेकिन विजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसकी कीमत कितनी थी या फिर वो कोई ग्लास टाइप इंपीरियल जेड था या नहीं। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता फिर भी वो इससे परेशान नहीं होता, क्योंकि वो इसे वैसे भी नहीं बेचने वाला था। सॉरी, मैं इसे नहीं बेचने वाला, विजय ने सहज भाव से कहा। उसकी इंपीरियल जेड ना बेचने वाली बात सुन सभी लोग निराश दिखने लगे। प्लीज आप इसे पूरा खोल दीजिए, विजय ने स्टोन कट्टर से कहा। ठीक है, स्टोन कट्टर भी उत्साहित था। वो वर्षों से इस पत्थर काटने वाले धंधे में था, लेकिन उसे कभी इतने बड़े मास्टरपीस पत्थर को काटने का मौका नहीं मिला था। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली, फिर चट्टान के उस टुकड़े की बाहरी परत को हटाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद चट्टान के उस टुकड़े से सारी परतें हटाई जा चुकी थीं। अब चट्टान का वो टुकड़ा एक पत्थर कम, गहरे हरे रंग का चमकता हुआ एमरेल्ड ज्यादा दिख रहा था। सीलिंग लाइट्स के नीचे वो म्यूजियम में रखी किसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली नायाब चीज से कम नहीं लग रहा था। मास्टरपीस, ये एक मास्टरपीस है। ये बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता अलौकिक चीजों की तरह है। इस बच्चे ने एक जैकपॉट मारा है। इतने बड़े टुकड़े की आसानी से 30 या 40 करोड़ की कीमत मिल जाएगी। हर कोई जेड के उस टुकड़े की सुंदरता को देखने के लिए चारों ओर जमा हो गया। वो लोग वहां उत्साह में चिल्लाने लगे और विजय को एक अलग सम्मान भरी नजर से देखने लगे थे। वो लड़की वहां स्तब्ध खड़ी थी। उसके लिए यह दृश्य मानो एक स्वप्न था।
कुछ समय बाद उसने विजय की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरों में सम्मान दिख रहा था। वो 4 साल से अधिक समय से भी जेड के इस बिजनेस में थी, लेकिन उसने कभी इतना भाग्यशाली व्यक्ति नहीं देखा था। उसकी पहली प्रतिक्रिया विजय से यह पूछने की थी कि क्या वो इंपीरियल जेड बेचना चाहता है, लेकिन जैसे ही शब्द उसकी जीभ के सिरे तक पहुंचे, उसे एहसास हुआ कि स्टोर इसे खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता था। जेड के उस टुकड़े को देखकर विजय बहुत खुश था। फिर उसने सोचा, मैं इस तरह के मास्टरपीस से जेड तावीज नहीं बना सकता, यह बहुत अधिक बर्बादी होगी। मुझे इसका उपयोग आभूषणों के लिए करना चाहिए। ठीक है, मैं अहाना के लिए एक नेकलेस बना सकता हूं। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। फिर वो तुरंत उलझन में पड़ गया। चट्टान के उस टुकड़े को खरीदने के बाद उसका पैसा लगभग खत्म हो गया था, लेकिन उसे ताबीज बनाने के लिए जेड की जरूरत थी। क्या मैं चारों ओर देख सकता हूं? मुझे कुछ और पत्थर खरीदने हैं। उसने अपना सिर खुजाया और अजीब तरीके से पूछा, क्यों नहीं? आपको जो पसंद हो आप उसे चुन सकते हैं। पहले तो वो लड़की दंग रह गई, फिर उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। विजय ने एक बार और दुकान का चक्कर लगाया। दुकान के अन्य पत्थरों में ऊर्जा की मात्रा अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने 5 बड़े पत्थर उठाए जिनकी कीमत 40 से 50 हजार रुपए के बीच थी। फिर उसने उन्हें कटवा लिया। उनमें से 2 पत्थर बर्फ की तरह ट्रांसपेरेंट थे। तीसरा पत्थर भी बर्फ की तरह था, लेकिन उसमें कुछ इंप्यूरिटीज थीं। चौथा एक दुर्लभ लाल जेड था, और आखिरी 5वां पत्थर पूरी तरह से हरा था, लेकिन वो बर्फ की तरह दिखने वाले पत्थरों की तुलना में कम कीमती था। इन परिणामों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया था। जब उसे ग्लास टाइप इंपीरियल जेड मिला तो उन सभी लोगों ने सोचा था कि यह लड़का भाग्यशाली है, लेकिन लगातार एक साथ 5 टॉप ग्रेड जेड को मिलता देख वो लोग समझ गए थे यह सिर्फ भाग्य तो नहीं हो सकता था, यह लड़का जरूर एक असली पेशेवर है। हाँ, तुमने सही कहा। 5 पत्थरों में से 3 आइस टाइप पत्थर मिलना यह अविश्वसनीय है। वहां मौजूद सभी लोगों की हैरानी भरी आवाजें सुनी जा सकती थीं। आइसबर्ग लेट्यूस की तरह आइस टाइप जेड आम नहीं था। सामान्य दिनों में इसका मिलना दुर्लभ था। एक दिन में 3 पत्थर मिलना यह एक अविश्वसनीय घटना थी। हे ये छोटे भाई, यह मेरा बिजनेस कार्ड है, आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। अरे भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा रहस्य है? कुछ लोगों का समूह उसके चारों ओर जमा हो गया और उत्सुकता से सभी अपना अपना परिचय देने लगे। उन लोगों से फ्री होने के बाद विजय ने आइस टाइप जेड में से एक को 70 लाख रुपए में बेच दिया और 5वें पत्थर हरे रंग के जेड को 55 लाख रुपए की कीमत पर एक बुजुर्ग ने खरीद लिया था। उन दोनों पत्थरों की टोटल कीमत उसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास मिली थी। मिस्टर विजय, मेरा नाम भारती है, प्लीज आप हमारे गैम्बलिंग स्टोर में विजिट करते रहिएगा। विजय को अपना नेम कार्ड देते हुए उस लड़की ने अपना परिचय दिया। ऑफ कोर्स, विजय मुस्कुराया। इसके बाद उसने अपने सभी जेड पत्थरों को पैक कराया और स्टोन गैम्बलिंग स्टोर से बाहर निकल गया। स्टोर से कुछ दूर जाने के बाद जब उसे कोई नहीं देख रहा था तो उसने उन सभी जेड पत्थरों को स्टोरेज मोती में रख लिया। फिर उसने अपने फोन पर प्रभास का नंबर डायल किया और उससे पूछा कि क्या वो किसी जेड कारीगर को जानता है। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो विजय? प्रभास थोड़ा उत्सुक था। मैं कुछ देर पहले जेड बाजार में एक स्टोन गैम्बलिंग स्टोर पर गया था। वहां मुझे किस्मत से कुछ अच्छे जेड के टुकड़े मिल गए थे, तो अब मैं उनसे कुछ अच्छी ऑर्नामेंट्स बनवाना चाहता हूं। स्टोन गैम्बलिंग स्टोर? वाह, तुमने मुझे साथ में क्यों नहीं बुलाया? ऐसा लगता है कि तुम बहुत लकी हो। प्रभास हंसा। हां, शायद मैं थोड़ा लकी था। तुमने मुझसे पूछकर सही काम किया। मैं एक अच्छे व्यक्ति को जानता हूं, उसका काम वाकई अद्भुत है। ना ही उसके काम के बारे में कोई शिकायत है। वो एक असली मास्टर शिल्पकार है। मैं तुम्हें बाद में उससे मिलवाऊंगा, ठीक है? वैसे तुम्हें किस तरह का जेड मिला? कुछ खास नहीं, बस एक ग्लास टाइप इंपीरियल जेड, विजय ने नॉर्मली कहा। व्हाट द फ? प्रभास ने अपना थूक गटका और कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ बड़े भाई, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? वो जेड का टुकड़ा काफी बड़ा है। प्रभास अवाक रह गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। वो केवल इतना सोच सकता था कि विजय का भाग्य स्वर्ग धन्य था। उसे पिछली बार एक सदियों पुराना एंटीक मास्टरपीस जेड ब्लड मोतियों का हार मिला था और अब उसे स्टोन गैम्बलिंग स्टोर से एक ग्लास टाइप इंपीरियल जेड मिला है। ठीक है विजय,
क्योंकि अब तुम्हें एक जेड का बड़ा टुकड़ा मिला है। तो हे, क्या तुम इसमें से मेरे लिए भी कुछ बचा सकते हो? देखो, मैं बस अपने लिए एक छोटी सी अंगूठी बनवाना चाहता हूं, बस छोटी सी। एक बार इसके बारे में सोचकर देखो, इंपीरियल जेड की एक अंगूठी कितनी ऑसम लगेगी। चिंता मत करो, मैं इसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा। ओके, विजय ने जवाब दिया। ठीक है, तो मैं जल्द ही उस कुशल मास्टर शिल्पकार से संपर्क करूंगा। अगर उसे पता लगा कि तुम्हारे पास एक मास्टरपीस है तो वो चुप नहीं बैठ पाएगा। इसके बाद उसने कॉल कट कर दी। कुछ समय बाद उसने फिर से फोन किया। विजय, मैंने उससे मीटिंग फिक्स कर ली। वो कल सुबह आएगा और हमसे मिलेगा। ठीक है, थैंक्स बिग ब्रो। विजय इसके लिए अग्री हुआ और कॉल कट कर दी। अगली सुबह प्रभास विजय को विला लेने आया। उसके बाद वो दोनों साथ में उस मास्टर शिल्पकार से मिलने निकल गए। कुछ देर बाद वो एक कॉफी शॉप पहुंचे जहां वो मास्टर शिल्पकार पहले से ही बैठा हुआ था। विजय ने उस मास्टर शिल्पकार को देखा। उसका उपनाम सिहाग था और पूरा नाम गौतम सिहाग था। वो लगभग 50 वर्ष का था और किसी विद्वान की तरह दिखता था। उसने विजय पर अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी थी। ओह मिस्टर प्रभास। गौतम उठ खड़ा हुआ और उसने प्रभास से हाथ मिलाया। हाँ, और ये छोटे दोस्त जरूर लिटिल ब्रो विजय होना चाहिए। उसने विजय को देखा और उत्साह में उससे हाथ मिलाया। आखिर विजय उस इंपीरियल जेड से किस किस तरह के आइटम्स बनवाने वाला था? आखिर वो बचे हुए जेड के टुकड़ों से किस तरह के ताबीज बनाने वाला था? आखिर क्या होगा विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला भाग? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। उनके हाथ मिलाने के बाद गौतम ने जल्दबाजी में कहा, छोटे दोस्त जल्दी करो और मुझे दिखाओ। विजय ने यहां आने से पहले ही जेड पत्थरों को अपने बैग में रख लिया था। उसने बैग को जमीन पर रख दिया और धीरे से उसकी जिप खोल दी। जैसे ही बैग की जिप खुली, गौतम की आंखें हैरानी से फैल गईं, जो पूरी तरह से जेड देखने के लिए बैग पर केंद्रित थीं। OMG, छोटे दोस्त, तुम सच में भाग्यशाली हो। जेड पत्थर का इतना बड़ा मास्टरपीस बाजार में कम से कम 50 करोड़ का होगा। एक पल चुप होने के बाद उसने आगे कहा, यह तो बस मेरा अनुमान था। इस तरह के उत्कृष्ट टुकड़े संख्या में कम हो रहे हैं और इसलिए अधिक से अधिक महंगे हो रहे हैं। मैंने इतने लंबे समय से ऐसी उत्कृष्ट कृति नहीं देखी है। उत्साह में बोलते बोलते गौतम खुद को जेड पत्थर को छूने से नहीं रोक पाया और उसे बड़े प्यार से किसी छोटे बच्चे की तरह सहलाने लगा। मास्टर गौतम, मुझे आप पर भरोसा है, विजय ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इस तरह के एक उत्कृष्ट टुकड़े के साथ सही उत्कृष्ट कृति का निर्माण करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, गौतम ने कहा। ओ, वैसे छोटे दोस्त, तुम्हारा जेड पत्थर बहुत बड़ा है, इसलिए इसके बहुत सारे नायाब सामान बनाए जा सकते हैं। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं कि तुम इसके साथ किस तरह की एक्सेसरी बनवाना चाहते हो? ब्रेसलेट, नेकलेस, अंगूठियां या झुमके, या फिर तुम इसे किसी के लिए कस्टमाइज करवाना चाहते हो? विजय ने सोचा और जवाब दिया, मैं इसे कस्टमाइज करवाना चाहता हूं। मुझे भी ब्रेसलेट, नेकलेस जैसी कुछ चीजें चाहिए, या फिर एक पूरा सेट भी बना सकते हो। ओह हाँ, बड़े भाई प्रभास भी अपने लिए एक अंगूठी बनवाना चाहते हैं। यह सुनकर प्रभास ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर गौतम, मैं तुम्हें अपनी फिंगर का साइज दे दूंगा। गौतम ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ गया। वैसे छोटे दोस्त, तुम इसे किसके लिए कस्टमाइज करवाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर होगी? वैसे सबसे सही एक्सेसरीज जिसके लिए बन रही हैं, उसका उपस्थिति होना जरूरी है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तस्वीर से भी काम चला लूंगा। विजय ने अपने फोन की स्क्रीन ऑन की और अहाना की एक तस्वीर दिखाई। गौतम ने एक लंबी नजर डालने के बाद सोच समझकर सिर हिलाया। मान लीजिए कि यह हो गया, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। छोटे दोस्त, मैं कुछ डिजाइनों के साथ आऊंगा और फिर इस पर आगे चर्चा करूंगा। जहां तक जेड की बात है तो तुम्हें इसे मुझे देना चाहिए। फिर गौतम ने आगे कहा, मेरे अनुमान से एक्सेसरीज का एक सेट बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और एक सेट बनाने के बाद भी काफी जेड बच जाएगा। उसके बाद तीनों ने कॉफी का ऑन ऑर्डर दिया और खुशी खुशी बात करने लगे। उनकी बातचीत के बीच में विजय ने अचानक कुछ सोचा और कहा, वैसे
मास्टर गौतम, मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या आप अलग से एक और ब्रेसलेट बना सकते हैं और इस मोती को उसके अंदर रख सकते हैं? यह कहते हुए विजय ने अपना दाहिना हाथ उठाया और शर्ट से ढकी हुई बाजू को ऊपर करते हुए मोतियों के हार को दिखाया। हाय! मोतियों के हार को देख गौतम ने अचानक ठंडी सांस ली। ये क्या? ये सदियों पुराना एंटीक जेड ब्लड मोती है। वो हैरानी में उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अविश्वास छा गया था। आप सही हैं, यह सदियों पुराना एक एंटीक जेड ब्लड है। मैं एक मोती निकालकर उसे एक ब्रेसलेट में बदलना चाहता हूं। आपको क्या लगता है मास्टर गौतम? विजय ने पूछा। मास्टर गौतम का तो दिमाग ब्लैंक हो रखा था। उसको ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। उसकी चमकती हुई आंखें एकटक मोतियों के हार पर अटकी हुई थीं। वो खुद को फिर से तैयार करने से पहले थोड़ी देर के लिए रुका और आह भरी। मुझे आज दो उत्कृष्ट जेड पत्थरों को देखने की उम्मीद नहीं थी। पहला ग्लास टाइप इंपीरियल जेड और दूसरा उससे भी नायाब सदियों पुराना जेड बल्ड मोती। यह दोनों ही अमूल्य खजाने हैं जो सभी जेड प्रेमियों का सपना होता है। उसने विजय को ऐसे देखा जैसे वो किसी महान इंसान को देख रहा हो। छोटे दोस्त, सच में तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। नहीं मास्टर गौतम, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मेरी बस थोड़ी किस्मत अच्छी थी, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। गौतम ने थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते हुए मोतियों के हार का मूल्यांकन किया। उसकी भौहें फड़क उठीं और उसने कहा, छोटे दोस्त, तुम इसमें से एक मोती क्यों निकालना चाहते हो? इस हार में टोटल 12 मोती हैं। अगर एक भी निकला तो यह अधूरा रहेगा। कोई बात नहीं, विजय ने जवाब दिया। असल में अभी तक राघव बत्रा पकड़ा नहीं गया था। उसने डीआईजी मिथिलेश से आहाना के लिए कुछ पुलिस अधिकारियों की व्यवस्था करने के लिए पहले ही कह दिया था, लेकिन वो उसकी 24 घंटे रक्षा नहीं कर सकते थे। कभी ना कभी उनसे कोई चूक हो सकती थी। इसलिए विजय जेड ब्लड का एक मोती निकाल उसे आहाना की रक्षा के लिए देना चाहता था। जेड ब्लड के इन मोतियों में रक्षात्मक शक्तियों के साथ साथ आध्यात्मिक शुद्ध ऊर्जा भी थी जो अपने मालिक की रक्षा कर सकती थी। इसकी आध्यात्मिक शक्तियां बुरी आत्माओं और दुष्ट बलाओं को भी दूर करती थीं। इसके अलावा अगर इसे पहनने वाले पर अचानक कोई हमला होता है तो यह उससे भी रक्षा करने में सक्षम था। ठीक है, तो फिर मैं एक और ब्रेसलेट बना दूंगा और उसमें एक जेड मोती भी लगा दूंगा। उन लोगों ने कुछ और देर बातचीत की। फिर गौतम अपने शहर जाने के लिए तैयार हुआ और उसको विदा करने के बाद वो दोनों कार की ओर चल दिए। तभी अचानक प्रभास के फोन की घंटी बजी। हेलो! प्रभास ने फोन उठाया। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। विजय ने फोन के दूसरे छोर पर किसी को रोते हुए सुना। प्रभास भाई, मैं बर्बाद हो गया हूं। हवेली में किसी की मौत हो गई। क्या हुआ? भाई, मैंने आपको पहले भी अपने संदेह के बारे में बताया था कि हवेली भूतिया है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कल रात कुछ ऐसी घटना घटी कि हवेली में रहने वाले युवा जोड़े की मृत्यु हो गई। इसके अलावा उनकी मौत बेहद भयावह थी। पति ने खुद को मारने से पहले पत्नी पर लगभग 10 बार वार किया था। उसकी डेड बॉडी लहूलुहान थी और चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। हे भगवान, वो बहुत ही भयानक दृश्य था। अपने माथे को कसते हुए प्रभास ने जवाब दिया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह सब किसी दुष्ट आत्मा की वजह से था, ना कि कोई प्रिप्लैन्ड मर्डर? बेशक, मैंने इसकी पूरी तहकीकात की। मैं कल रात कुछ समय के लिए वहीं था और आधी रात के वक्त मैंने कुछ अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनी। फिर मैंने एक भूत की छाया देखी जो सीधे मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। मैं लगभग मरने ही वाला था। वो तो सौभाग्य से मैं तेजी से भाग गया, वरना कल रात ही मेरा काम तमाम हो जाता। मैंने इस भूत को भगाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया है। क्या आप आना चाहते हैं प्रभास भाई? ये प्रभास हिचकिचाया। बड़े भाई, चलो इसे देखने चलते हैं, विजय ने कहा। विजय को भूतों और आत्माओं में कुछ रुचि थी। अपनी बढ़ी हुई शक्तियों के साथ वो उन चीजों को देख सकता था जो आम लोग आमतौर पर नहीं देख सकते थे। पिछले कुछ दिनों में विजय ने कई बार कुछ भटकती हुई आत्माओं को देखा था जब वो रात में जादू टोना करता था, लेकिन वो कोई बुरी आत्माएं नहीं थी, इसीलिए विजय ने भी उनसे कुछ नहीं कहा। वास्तव में अधिकांश आत्माएं आमतौर पर हानिरहित होती थीं। यह बुरी आत्माएं थीं जो लोगों को परेशान और नुकसान पहुंचाती थीं। क्यों विजय, क्या तुम्हें इसमें भी दिलचस्पी है? प्रभास ने हैरान आवाज में पूछा। मुझे थोड़ी दिलचस्पी है। मैं इस बारे में काफी उत्सुक हूं कि वो तांत्रिक भूतों को कैसे भगाता है, विजय ने जवाब दिया।
दरअसल मुझे खुद भूत भगाने का कुछ अनुभव है। प्रभास ने पलक झपकाते हुए विजय की ओर देखा और कहा, क्या तुम इसके बारे में भी जानते हैं? रुको, नहीं, वैसे तुमने भूतों को भगाना कब सीखा? क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि मुझे पिछली बार पहाड़ से कुछ प्राचीन किताबें मिली थीं? उन पुस्तकों में से एक में भूत भगाने की बात भी दर्ज थी, विजय ने विश्वास के साथ कहा। प्रभास का दिमाग ब्लैंक हो गया और वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे भूत वहां भूतिया हवेली में नहीं उसके सामने खड़ा है। चलो चलते हैं बड़े भाई, विजय ने कार में बैठते हुए कहा। यह लड़का बहुत अजीब है। प्रभास ने उलझन में अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोंचा। फिर वो कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। आखिर विजय भूतिया हवेली क्यों जाना चाहता था? कहीं उसका कोई और मकसद तो नहीं था? आखिर क्या होने वाला है विजय की इस भूतिया हवेली ट्रिप में? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। फोन करने वाला व्यक्ति मुन्ना था, जो प्रभास का एक दूर का रिश्तेदार था। वो घरों को फिर से बेचकर और किराए पर देकर आजीविका कमाता था, और यह भूत वाली घटना उसी के नाम एक हवेली में हुई थी। हवेली नूह जिले के नॉर्थ ईस्ट में ग्रेट पीक माउंटेन के एक दूर दराज के क्षेत्र में स्थित थी। यह भारतीय गणराज्य के समय से एक पश्चिमी शैली हवेली थी, जिसमें एक लंबे इतिहास की अफवाहें थीं। हवेली खरीदने के बाद मुन्ना को काफी लंबे समय से कोई किराएदार नहीं मिला था, इसलिए उसने वेकेशन पर आए टूरिस्ट्स को हवेली किराए पर देने का फैसला किया। 20 मिनट से अधिक समय तक गाड़ी चलाने के बाद वो ग्रेट पीक माउंटेन पहुंच गए। पहाड़ी सड़क के बाद उन्होंने जल्द ही एक हवेली को देखा, जो पहाड़ के आधे रास्ते पर फैली हुई थी। यह भारतीय शैली में बनी एक हवेली थी, जो उत्तम दर्जे की, क्लासी और अट्रैक्टिव लग रही थी। यह अपने समृद्ध इतिहास के साथ थोड़ी पुरानी और प्रतिष्ठित लग रही थी। हवेली के दोनों तरफ एक प्राकृतिक सुंदर वातावरण का व्यू था। एक नजर में यह एक अच्छी लोकेशन लग रही थी। हालांकि विजय की नजरों में जो दृश्य आया वो बिल्कुल विपरीत था। यह स्पष्ट रूप से एक धूप वाला दिन था, लेकिन हवेली का मैन गेट एक उदास छाया में डूबा हुआ था। हवेली को अच्छे से देखने के बाद उसने इसके चारों ओर एक घनी और अशुभ भूतिया आभा का पता लगाया। ऐसा लगता है कि कोई भूत है, विजय ने खुद से कहा। जैसे ही उनकी कार हवेली के सामने पहुंची, उन्होंने एक कार देखी जो पहले से ही वहां पर रुकी हुई थी। गाड़ी के बगल में 2 इंसानी परछाई खड़ी थीं। उनमें से एक सूट पहने थोड़ा मोटा अधेड़ उम्र का आदमी था, जबकि दूसरा तांत्रिक बाबा था। तांत्रिक बाबा दुबला पतला था और उसने 8 त्रिग्राम प्रतीक के छप्पे वस्त्र पहने हुए थे। उसने सिर पर एक काले रंग का फेंटा बांधा हुआ था, जो उसके आर्षि मुनि जैसे रूप को प्रदर्शित कर रहा था। उसका व्यवहार महान पवित्रता वाले व्यक्ति जैसा था। जैसे ही गाड़ी रुकी, अधेड़ उम्र का आदमी उनके पास आया और कहा, भाई प्रभास, तुम आखिरकार यहां हो, और यह छोटे दोस्त, मेरा नाम विजय है। विजय गाड़ी से बाहर निकला और उस आदमी से हाथ मिलाया। मुन्ना, तुम्हें यह तांत्रिक बाबा कहां से मिला? क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? प्रभास कार से उतरते हुए तांत्रिक बाबा की ओर देखने लगा। हां, उस पर विश्वास किया जा सकता है। उसने मुझे हवा से कुछ निकाल कर दिखाया था। सच में, काश आप उस चमत्कार को देख पाते। वो एक चमत्कारी बाबा हैं। मुन्ना उस तांत्रिक बाबा से पूरी तरह से प्रभावित था। और हां प्रभास भाई, वो अरावली पर्वत श्रृंखला से है। आप तो जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला के बाबा कितने प्रसिद्ध हैं। ओ, अरावली पर्वत श्रृंखला। प्रभास के चेहरे की अभिव्यक्ति थोड़ी अधिक सम्मान में बदल गई। मेरा नाम प्रभास है। मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूं बाबा? प्रभास ने तेजी से आगे बढ़ते हुए गर्मजोशी से कहा, मैं मुकुंद बाबा, भोले बाबा का एक भक्त अनुयायी हूं। आम लोगों की पहुंच से परे एक निपुण व्यक्ति की तरह दिखते हुए, अपनी लंबी दाढ़ी को छूते हुए तांत्रिक बाबा ने उदासीनता से जवाब दिया, मुकुंद बाबा, आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभास ने झुकते हुए उसे सम्मान दिया। तांत्रिक बाबा ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है बालक, मेरे अंदर जाने का समय आ गया है। चिंता मत करो, चाहे वो किसी भी प्रकार का भूत हो, स्त्री या पुरुष भूत। दुनिया में नफरत से पैदा हुई आत्मा या मौत के बाद नफरत बनाए रखने वाला प्रेत, वो सभी मेरे हाथों से विनाश का शिकार होंगे। ये कहने के बाद उसने अपनी लंबी बाजुएं उठाईं
और हवेली की ओर बढ़ गया। विजय और बाकी लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। तभी तांत्रिक बाबा ने मुड़कर कहा, तुम लोगों को मेरे साथ नहीं आना चाहिए। आत्माओं से लड़ना एक खतरनाक काम है। यदि तुम लोगों को भूतों ने वश में कर लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यह सुनकर मुन्ना कांप गया और आगे बढ़ने में असमर्थ होकर अपनी जगह पर रुक गया। फिर मैं यहीं रहूंगा। उसका शरीर डर से कांपने लगा था। प्रभास ने मुन्ना को आंखें घुमाते हुए देखा और डांटा, मुन्ना, डरना बंद करो। तुम इतना क्यों कांप रहे हो? भाई, मुझे डर लग रहा है। आपको पता नहीं है कि कल की रात कितनी भयानक थी। मैं लगभग मरने ही वाला था। मुन्ना ने डर से कांपते हुए कहा। डर की वजह से उसके दांत भी किटकिटाने लगे थे। इस बीच विजय ने कहा, कोई बात नहीं तांत्रिक बाबा, दरअसल मुझे भी भूत भगाने में दिलचस्पी है। मैंने खुद थोड़ा सीखा है, इसलिए मैं देखना चाहता हूं। तांत्रिक बाबा ने उसकी ओर देखा और उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, लड़के, क्या तुम मूर्ख हो? अब भी तुम एक मंदबुद्धि हो और तुम्हें क्या लगता है कि भूत भगाना कोई बच्चों का खेल है? मुझे लगता है कि तुमने इंटरनेट पर कोई उलझ जलूल भूत भगाने वाली कहानी पढ़ ली होगी और अब तुम खुद को भूत भगाने वाला कोई विशेषज्ञ समझ रहे हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इन भूत प्रेतों के लफड़े में ना पड़ो। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर भी विजय पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने जवाब दिया, कम से कम मैं आपको तो भूत भगाते हुए देख सकता हूं, है ना? ये बोलते हुए उसकी आंखें तांत्रिक बाबा पर गड़ी हुई थी। विजय ने जब तांत्रिक बाबा की ऊपर से नीचे तक जांच की तो उसने तांत्रिक बाबा के शरीर से निकलने वाली शुद्ध एनर्जी को महसूस किया, जिसका मतलब था कि वो कोई ठग या फ्रॉड बाबा नहीं था। हालांकि उसके शरीर से निकलने वाली शुद्ध एनर्जी बहुत कमजोर थी। इसका मतलब यह था कि उस बाबा की शक्तियों का आधार बेहद कमजोर था। शायद वो ज्ञान चक्र के शुरुआती चरण में था। दूसरे शब्दों में कहें तो तांत्रिक बाबा की तुलना में विजय अधिक काबिलियत रखता था। मणिपुर चक्र के मध्य चरण में प्रवेश करने के बाद से विजय आत्मिक पत्थरों से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। उसकी शक्तियों का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इस रफ्तार से वो जल्द ही मणिपुर चक्र के अंतिम चरण में भी प्रवेश कर लेगा। उन दोनों में से एक ज्ञान चक्र के शुरुआती और दूसरा मणिपुर चक्र के अंतिम चरण में प्रवेश करने वाला था, तो दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। इसलिए भले ही विजय तांत्रिक बाबा की शक्तियों का पता लगा सकता था, लेकिन तांत्रिक बाबा उसकी शक्तियों का पता नहीं लगा सकता था। तांत्रिक बाबा के लिए विजय एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। तांत्रिक बाबा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने मजबूरी में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो वैसे भी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसने वाला, लेकिन याद रखना, तुम्हें हर वक्त सावधान रहना होगा और मेरे पीछे ही रहना। गलती से भी इधर उधर भटक मत जाना। ये कहने के बाद वो मुड़ गया और हवेली का मुख्य दरवाजा खोल दिया। बड़े भाई, चलो। विजय ने तांत्रिक बाबा के पीछे पीछे हवेली में प्रवेश किया। मुन्ना, अब भागने की सोचना भी मत। मर्द बनो ना कि सिर दर्द। प्रभास मुन्ना को घसीटते हुए हवेली में ले गया। नहीं, नो भाई, मुझे डर लग रहा है। मुन्ना ने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। यार, तुम तो सच में बहुत बड़े डरपोक हो। प्रभास ने अपनी पकड़ ढीली की और अंदर चला गया। अरे भाई, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़िए। मुन्ना फिर से घबराने लगा। उसने अपनी बाईं ओर देखा, फिर अपनी दाहिनी ओर। इसके बाद वो अपने दांत कसकर उसके पीछे भागा। हवेली के मुख्य दरवाजे से गुजरने के बाद उन्होंने एक विशाल हॉल में प्रवेश किया, जहां खिड़कियों से आती हल्की रोशनी के अलावा गहरा अंधेरा छाया हुआ था। यह नजारा उस डरावने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। तांत्रिक बाबा ने अपनी कमर से पीले रंग की थैली से एक भूवैज्ञानिक दिशा निर्देश यंत्र निकाला और आगे बढ़ते हुए उसे अपने हाथों में ले लिया। यह एक तरह का अजीबो गरीब कंपास था, जिसमें एक सुई उन्मत्त रूप से लगातार घूम रही थी। शायद यह तांत्रिक बाबा का भूत की लोकेशन बताने वाला यंत्र था। उसे देखने के बाद तांत्रिक बाबा की भौहें सिकुड़ने लगीं। यहां भूतिया उपस्थिति मजबूत है। यह साबित करता है कि यह जगह वास्तव में प्रेतवादित है। इसके अलावा यह कोई साधारण भूत नहीं है। इसके अंदर भारी मात्रा में आक्रोश और नफरत भरी हुई है। क्या तांत्रिक बाबा हवेली से इस आक्रोश और नफरत से भरे हुए भूत को भगाने में कामयाब रहेगा, या फिर वो खतरनाक भूत तांत्रिक बाबा सहित अन्य लोगों को भी मार डालेगा?
आखिर क्या होने वाला है इस भूतिया हवेली में आगे? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ।